गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ सुनो पाकिस्तान के एक नए प्लेटफॉर्म से, नए एपिसोड से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और उसके बाद बात होगी एहतजाज से पहले PTI को अदालत से मिलने वाले बड़े रिलीफ के बारे में। और आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर लोग वक्त से पहले बूढ़े क्यों दिखने लग जाते हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे इस भिखारी माफिया की जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। और इसके अलावा आपको बताएंगे शोबिस इंडस्ट्री की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के करोड़ों कवारों का, और जानेंगे कि उनकी तादाद में इजाफे की वजह आखिर क्या है। और इसके अलावा आपकी मुलाकात कराएंगे दुनिया का पहला रिचार्जेबल न्यूबलाइजर बनाने वाले कराची के होनहार तलबा से, और बात करेंगे कोपहमाई में मुनफरिद पहचान रखने वाले हसन सतपारा की, जिनकी आज 8वीं बरसी है। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो, और अगर कुछ सेगमेंट मिस हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को, इंस्टा को फॉलो कीजिए और वहाँ पे हमारा कंटेंट एंजॉय कीजिए, राय दीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ख़ास है। तो फिर आपने, अगर आपकी राय अहम है, ये आपने जान लिया, तो फिर आपने ये काम हरगिज़ नहीं भूलने जो नजफ ने बताया। प्रोग्राम में हम सबसे पहले मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल जानते हैं। तो नजफ बताइए। आइए मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं और कई मकामात पे पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया, जबकि मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आजाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 और कम से कम -1 डिग्री रहने की तवक्को है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 11 और कम से कम -5 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 60 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मतला साफ रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। अब बात कर लेते हैं सवात की, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कम से कम जो टेम्परेचर है 7 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की, जहां अक्सर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का जिक्र करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 5 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं मुल्तान की, वहां पर पारा कम से कम 13 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जेहलम, कसूर, बहावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, DG खान और गिरदोनवा में स्मोक और धुंध छाए रहने की पेशगोई की है और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम पर, जहां दिन भर सूरज खूब चमकेगा। और खुजायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत आपके साथ शेयर करते हैं, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज्यादातर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहेगा। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ मौसम सिंध का, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा
और कराची का दर्जा हरारत कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद का तस्करा करते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है, ताहम सखर, टंडोजाम और गिरदो नवा में धुंध पड़े रहने का इम्कान है। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली और नजफ ने बाखूबी आपको बताया कि मौसम मुल्क भर में किस तरह रहेगा। बिल्कुल, तो आइए मुल्क की सियासत की बात करते हैं। तो एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में साबिक वजीर आजम की जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया है कि अगर जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो ऑर्डर वापस भी हो सकता है। यानी मशरूत रिहाई है और अदालती फैसले के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई का अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। उनकी रिहाई का मामला खटाई में पड़ चुका है क्योंकि रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया और आज उन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त के उनके खिलाफ कुल 53 मुकदमा दर्ज है। अगर उनकी बात करें, इस्लामाबाद के ही थानों में सिर्फ 16 मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर में 9 मई के 4 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। ATC लाहौर में भी उनके खिलाफ 4 मुकदमात हैं जिनमें जमानत बादस गिरफ्तारी समात होनी है। इस पर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। इस पर प्रोसिक्यूशन काम कर रही है, सबूत भी मौजूद हैं और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, बानी पीटीआई ने जुमेरात तक मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया था। आज इस डेडलाइन का आखिरी दिन है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो जश्न मनाएंगे और अगर मुज़ाकरात में मुतालबात ना मानेंगे तो 24 नवंबर को भरपूर एहतजाज करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एहतजाज और मुज़ाकरात की गूंज में बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मिल जाना पीटीआई के लिए क्या वाकई बहुत बड़ा रिलीफ है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए कि 3 बड़े केसेस बनाए गए थे। एक इद्दत वाला केस था, एक साइफर वाला केस था और एक तोशाखाना केस। अब साइफर केस भी गया, इद्दत वाला भी बरियत हो गई। तोशाखाना केस से हुकूमत को उम्मीद थी कि इसमें सजा रहेगी, जो तोशाखाना 1 वाली सजा थी वो आपको मालूम है, तो वो भी बेल हो गई थी और फिर वही केस ये चल रहा था। तोशाखाना 2 भी साथ आ गया था इस जुलाई से। अदालत की तरफ से जो सजाएं थी अब वो तो खत्म हो गई, यानी बरियत भी हो गई, जमानत भी हो गई जी, जिसमें 14 साल थी, 10 साल थी, ये बड़ी बड़ी सजाएं थी। बाकी जो केसेस हैं वो अभी अदालत की तरफ से सजा नहीं है किसी में। तो दैट मीन्स कि अगर कोई ज़िम्नी ऐसी लिख दी जाए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेस ना किया गया हो तो फिर तो खान साहब की रिहाई की तरफ जाएगा मामला। लेकिन फ़िलहाल चूँकि 9 मई के 12 केसेस हैं, 4 में उनकी जमानत हो चुकी है और 8 में वो केसेस अभी चल रहे हैं, तो वो मामला सीरियस है। बाकी देखें ना, साइफर के बारे में भी यही बताया गया कि जी बहुत बड़ा केस है, वो अदालत ने उड़ा दिया। तोशाखाना वाला सीधा सीधा था कि आपने जो खर्च किए पैसे वो नहीं शो किए, आपने ये माल रखा, ये आपने उस मालियत के मुताबिक नहीं रखा, लेकिन इसमें भी आपके सामने बरियत हो गई। इद्दत वाले केस को वैसे ही पसंद नहीं किया जा रहा था, वो भी उड़ गया। तो बाकी जो लंबी सजाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो शौकत साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये जो जमानतें हो रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई की जो जमानत है वो पसे पर्दा राब्तों का नतीजा है? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है इस हवाले से। देखिए, इस जमानत की टाइमिंग ही की इम्पोर्टेंस है। मसलन जब इद्दत वाले केस की बरियत हुई तो किसी ने नहीं कहा था कि कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात की वजह से है। साइफर वाला मामला उड़ा, किसी ने नहीं कहा था। लेकिन जी,
के ठीक कर दे, ये जमानत हो गई। और उसमें हुकूमत नहीं कह रही थी, ना कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह रहे थे, बल्कि पीटीआई के लोग खुद कह रहे थे कि जी हाँ ने जब ये पहले दिन अलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया 24 जुलाई का, तो उनका एक ट्वीट था एक्स मैसेज पे, उन्होंने खुद लिखा था कि मैंने एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है और ये मुज़ाकरात किए जाएं, जिसने भी करने हैं। इट मीन्स के पीटीआई के अंदर से ये मुज़ाकरात की फीलिंग आ रही है। तो नंबर वन, अब अगर कोई कहे कि जी ये कोई डील का नतीजा है या किसी मुज़ाकराती अमल का नतीजा है, तो फिर उसको पीटीआई को माइंड नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात की बात तो आप खुद करते रहे हैं, अभी भी हुकूमत जो है वो तो कोई किसी फ्रंट फुट पे आकर हुकूमत ने नहीं कहा कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं या हम बातचीत करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बड़े अरसे से कहते रहे हैं, पॉलिटिशियन है। तो शौकत साहब, आपको क्या लगता है कि मतलब इतना यकीन किस तरह से है कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये बयान भी आ गया कि हो सकता है कि फिर 24 को जो एहतजाज है उसको बानी पीटीआई खुद लीड करे, इतना यकीन क्यों है? और इससे बढ़कर सरदार लतीफ खान खोसा साहब तो काफी अरसे से कहते रहे ना कि नवंबर में वो रिहा हो जाएंगे, और अब ये जो जश्न मनाने की और फैसल वावड़ा साहब कहते थे कि नवंबर में कुछ नहीं होगा। नहीं, देखे ना, ये अभी 24 तक तो मुझे तो रिहाई नहीं नजर आ रही। मैंने आपको बता दिया कि 8 केसेस पड़े हैं अभी। जी हाँ, ये 24 नवंबर तक तो रिहाई नहीं नजर आ रही। लेकिन एक बात जरूर कर दूं कि ये कोई ना कोई प्रोसेस तो है, वो बहुत हाई लेवल पे नहीं होगा टॉक्स का, हाई लेवल पे नहीं होगा बातचीत का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो चल रही है। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ, इस सारी एपिसोड में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो टाइमिंग क्या हुई, उधर से ट्रंप जीत गए, उधर से कांग्रेस के 46 अरकान के लेटर आ गए, उधर से बरतानिया के वजीर खारजा का लेटर आ गया। अब इन सारी चीजों को अगर आप एक पर्सपेक्टिव में देखें, ये सारी चीजें रिलेट कर रही हैं खान साहब के हवाले से, तो फिर कहीं ना कहीं कोई आपको जरूर वो एलिमेंट नजर आता है जिसकी तरफ खुद पीटीआई इशारा कर रही है कि हाँ देखे ना, अली अमीन खान 2 दफा गए। 5 अक्टूबर वाला जब इधर एहतजाज था, उसमें तो खुद खान साहब को 20 दिन किसी से नहीं मिलने दिया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी जो चाह रहा है वो जाके मिल रहा है। फैसल चौधरी साहब भी मिल रहा है, बैरिस्टर गौहर खान भी मिल रहा है, अली अमीन खान भी मिल रहा है। ये तो आपको मालूम है, जेल का जो कंट्रोल है या मुलाकातों की जो इजाजत है वो तो जेल हुकाम देते हैं, मीन के एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो देता है। अब अगर वो इजाजत दे रहे हैं तो ये मुलाकातें हो रही हैं। और इसी वजह से पहले दिन से जब बात की गई कि हम 24 को फाइनल कॉल भी दे रहे हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत साहब, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा कि खबरें आ रही हैं कि पीटीआई क़यादत ने बानी से एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या पीटीआई 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर सकती है? अब ये तो खैर पीटीआई वाला ही कोई बता सकता है, लेकिन जो बदायत तैयारियां नजर आया करती हैं, मसलन अब बंदे आएंगे, अगर हर बंदे ने हर एमएनए ने 10,000 लेके आने हैं और हर एमपी ने 5,000 लेके आने हैं, तो वो पैदल थोड़ी लेके आएंगे। अगर कोई स्वाबी से लेके आ रहा है, कोई डीए खान से लेके आ रहा है, कोई टांग से लेके आ रहा है, कोई अगर चित्राल से मलाकंड से लेके आ रहा है या मानसेरा से ले रहा है, तो कोई उसकी कोई तैयारी तो नजर आए वो हमें नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद के अंदर भी पीटीआई पिछली दफा असद उमर साहब 2 बार जीत चुके हैं इस्लामाबाद वाली सीट पे, इस बार भी तीनों सीटों पे उनका क्लेम है। यहाँ भी हमें कोई खास ऐसी तैयारी नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से ये कहा जाए कि बस हम आकर बैठेंगे। 2014 का धरना था, वो सबको मालूम है कहाँ से खाने की। शौकत साहब, अगर इस तरह की तैयारियां देखने में नहीं आ रही तो फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बात की ना फैसल चौधरी ने भी कि 24 नवंबर को यहाँ तो फिर धरना होगा या फिर हम जश्न मनाएंगे अगर मुतालिबात मान लिए गए, तो आपको लगता है कि फिर अब जो है ये कॉल ऑफ भी हो सकता है या ये डेट आगे भी जा सकती है? जहां तक मुतालबात मानने का ताल्लुक है, क्या 26वीं तरमीम किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिपील हो सकती है? नो। 26वीं तरमीम या तो पार्लियामान 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई और तरमीम मंजूर करे 27वीं, जिसमें ये सारी चीजें हट हो जाए, या फिर अदालत खुद
कोई ऐसा हुक्म दे कि जी 26वीं तरमीम को फलां फलां ग्राउंड पे नल एंड वाइड करार दिया जाता है। ये होगा नहीं, क्योंकि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के ज़माने से वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करते हैं। वो पार्लियामान के कानून साजी, आइनी अमल, जो तरमीम हो या नया आइन बनाना हो, जो भी हो, उसको कहते हैं कि पार्लियामान का अख्तियार है। तो दूसरी बात यह है कि जो रिहाई है इन लोगों की, अब वो भी एक अदालती अमल है। जैसे खान साहब की जमानत हो गई, ये थोड़ी होगा कि अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, पेशियां होती हैं। जहाँ महमूद कुरैशी साहब की पेशी हुई, उन्होंने जिस दिन बयान भी दिया था, तो वो भी अदालतों ने रिहा करना है। अब फिर मैंडेट की वापसी का मतलब ये है कि 180 सीटें इनको दे दी जाएं और ये आकर कहें कि आज हम वजीर आज़म हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मुतालबात कह देना कि हमारे मुतालबात 24 तक तस्लीम न हुए, यानी आज उन्होंने फैसला करना है, देखें क्या फैसला होता है। एक चीज जरूर बयान कर दूं कि 25 तारीख को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, लुकाशेंको जी। एहतजाज है और आगे 3 लेयर वो कंटेनर्स लगते हैं, तो वो जो विजिटिंग प्रेसिडेंट होंगे वो किन रास्तों से इस्लामाबाद आएंगे, ये एक चीज है मैं समझता हूँ, जिसकी बुनियाद पर शायद कुछ हुकूमत या यानी जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट पावर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें तो दिखा दें, ताकि वो उनको आने का, बेलारूस के सदर के पाकिस्तान आकर इस्लामाबाद आने का कोई रास्ता मुहैया हो। अदरवाइज तो मुझे कम अज कम ये 3 मुतालबात को आज तो या कल तो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, मुतालबात ही ऐसे हैं कि वो अगर चाहे भी हुकूमत तो वो पूरे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपका। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना दे रहे थे। प्रोग्राम में अभी ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, बुढ़ापा एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसे रोकना नामुमकिन है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वक्त से पहले जाहिर होने वाली ये जो झुर्रियाँ हैं आपकी स्किन के ऊपर, इसको रोका ज़रूर जा सकता है। आपके साथ एक रीसेंट रिसर्च शेयर करते हैं जिसके मुताबिक 30 ईयर्स के बाद जो आपकी स्किन है वो कोलेजन की जो पैदावार है उसको कम कर देती है, यानी कि साल में तकरीबन 1% ही ये कमी पाई जाती है, लेकिन इससे काफ़ी असर पड़ता है आपकी स्किन के ऊपर। तो आप सोच रहे होंगे ये कोलेजन आखिर चीज़ क्या है, और कोलेजन दरअसल हमारे जिस्म में मौजूद एक अहम प्रोटीन को कहते हैं। इसका काम भी आपको बता देते हैं। बुनियादी काम ये है कि ये जल्द की लचक को बढ़ाता है और हड्डियों और जोड़ों को ताकत देता है। इसके अलावा दीगर माहौलियाती अवामिल जैसे सूरज की शुआएं और आलूदगी भी बुढ़ापे के अमल को तेज़ कर सकती हैं। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कि हम बुढ़ापे को किस तरह कमी की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी स्किन को किस तरह ग्लो कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन पे रिंकल्स मत पड़े, तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारी गेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आयशा तारिक। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर आयशा, आपसे जानना चाहूँगी कि वक्त से पहले हम देखते हैं अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े लगने लग जाते हैं, उनकी स्किन अननीट हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसकी वजूहात भी बताइए हमें। वक्त से पहले एजिंग का हो जाना, इसको प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं। और 2 तरह की एज होती है। वन इज़ बायोलॉजिकल एज, जो आपकी एक्चुअल एज है, लाइक इफ़ यू आर 50 यू आर 50, दिस इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। एंड द अदर वन इज़ एस्थेटिक एज, कि आप देखने में कैसे लगते हैं और अगर आपको कोई देखता है तो वो क्या परसीव करता है कि आपकी क्या एज है। दिस इज़ एस्थेटिक एज और ये हमारे कंट्रोल में है। अब बहुत से लोगों में अर्ली एजिंग हो जाती है, तो उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक्स, there is the lifestyle they adopt, डाइट कैसी है, स्ट्रेस कितना है उनकी लाइफ में, whether they are smoking or not, sun protection है कि नहीं। So there's so many factors which decide के aesthetic age क्या होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा आयशा, ये भी बताइए कि आपने बात की कि जीन्स का भी अमल दखल होता है, ज़रा इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा कि जीन्स का किस हद तक, यानी कितने % हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ताल्लुक है जो आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। तो स्टैटिस्टिकली टेलिंग यू इट इज 7 to 30% जो कि जीन्स का रोल है एक किसी को भी एजिंग करने में, एंड इट इज 70 to 90% एक्सटर्नल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो 70 to 90% फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, दे आर मॉडिफाइबल और हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे इस हवाले से भी बताइएगा, हमारे बहुत सारे अफराद नहीं जानते बेसिकली कोलेजन है क्या, ये कौन सी प्रोटीन है, हमारी बॉडी में इसका काम क्या है, ज़रा इसकी ज़रा वजाहत कर दें और इस प्रोसेस को हम किस तरह स्लो डाउन कर सकते हैं। कोलेजन इज़ अ प्रोटीन, आपने खुद ही बता दिया ये प्रोटीन है। और कोलेजन ही वो चीज़ है जो हमें चाहिए होती है यंग लगने के लिए, स्किन को यंग रखने के लिए, अंदर से बॉडी को यंग रखने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट स्किन। तो स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी। स्किन लेकिन सामने होती है, बाल सामने होते हैं, ये नज़र आ जाते हैं, रिंकलिंग नज़र आ जाती है, गिरते हुए बाल नज़र आ जाते हैं, लेकिन यही सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर भी हो रहा होता है। आपके कार्डियोवैस्कुलर डैमेजिंग हो रही होती है विद एज। और ये क्यों होती है? इन डिफरेंट रीजंस इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में देयर इज अ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि विद एज आफ्टर 30 इयर्स डिक्लाइन करता है, लेकिन उसका जो डिक्लाइन रेट है वो स्लो है एज कम्पेयर टू द ईस्ट्रोजन विच इज़ अ फीमेल हैप्पी हार्मोन। हाँ, तभी हम देखते हैं कि खवातीन जो हैं ज़्यादा जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाती है। कहा तो वैसे ये जाता है कि मसाइल का शिकार काफ़ी होते, काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, हार्मोन्स काफ़ी इस चीज़ पर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जी, तो फीमेल्स में 30 इयर्स के बाद कोलेजन डिप्लीट करता है बिकॉज ईस्ट्रोजन डिप्लीट कर रहा होता है। और फीमेल्स दे गो थ्रू द प्रेगनेंसी चेंजेस एंड वेट गेन कर रही होती हैं, फिर वेट कम कर रही होती हैं, और मेन्यूपॉज के पास आके उनका जो ईस्ट्रोजन है वो ड्रामेटिक रेट पे कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा होता है लेकिन ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। और फीमेल्स में आफ्टर मेन्यूपॉज नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत ज़्यादा एजिंग विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। तो 30 इयर्स पे जब इनका ईस्ट्रोजन डिप्लीट कर रहा होता है, उसकी वजह से कोलेजन डिप्लीट कर रहा होता है, तो दे आर वेज, दे आर ट्रीटमेंट्स जिसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज और इस तरह की चीज़ें और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। नॉट टू स्टॉप द एजिंग, वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग, बट टू प्रोलॉन्ग एजिंग एंड टू ग्रेसफुली एज। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी बताइएगा वो ऐसे कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग जिल्द के हवाले से करते हैं और जिनकी वजह से जिल्द वक्त से पहले ही बूढ़ी लगना शुरू हो जाती है? देखिए, ये 1-2 दिनों की बात नहीं होती। इट्स व्हाटएवर यू आर डूइंग थ्रू आउट योर लाइफ ओवर द ईयर्स, जो कि शो होती है व्हेन यू आर इन योर 40s एंड योर 50s। या आपकी जो पिछली हैबिट्स होती हैं उसके अंदर आप डाइट क्या है, आपकी न्यूट्रिशन क्या है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स उनकी बोन के साथ एडहेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते और जब उनको साथ ही ये मेन्यूपॉज शुरू हो जाता है या हार्मोनल चेंजेस, तो उनकी मसल लैक्सिटी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है, मसल लैक्स हो जाता है, जिसमें फेशियल मसल भी और बॉडी का मसल भी है। और इसके अलावा जो लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उन लोगों को चाहिए कि ऑल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वी ऑल नो। बजाय इसके कि आप वेट करें कि आपकी एजिंग हो और फिर आप एंटी एजिंग प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स कराएं, इट्स गुड कि आप ऐसे मेजरमेंट्स करें। जैसे कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है सन ब्लॉक का इस्तेमाल। अगर हम स्किन की बात करें, अगर आप बचपन से ही सन ब्लॉक का यूज़ करें और आप अच्छी डाइट रखें और आप सप्लीमेंट्स का यूज़ करें और स्ट्रेस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, अभी आप डाइट की बात कर रही थी, सन ब्लॉक की बात कर रही थी, मुझे ये बताइए कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए ताकि हम अर्ली एजिंग से बच सकें। और सन ब्लॉक की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो कब से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए लगाना, अप्लाई करना? 17 एज से 18 से एज के हवाले से बताइएगा। 17-18 इज लेट, आप पहले स्टार्ट करते हैं। बच्चों के सन ब्लॉक मिलते हैं 5 इयर्स के, 3-4 इयर्स पे उनको सन ब्लॉक यूज करने की आदत डालें पेरेंट्स। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट कम है लेकिन वेस्ट में ये बहुत है, ठीक है। और डाइट में ऐसी डाइट जो कोलेजन रिच है और विटामिन सी रिच है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो कोलेजन बिल्ड करते हैं और फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं। उसमें इफ आई टॉक अबाउट स्किन एंड कोलेजन, तो उसमें प्रोटीन्स का इंटेक, एग वाइट्स से गुड, उसमें ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, एंड फूड्स विच आर पैक्ड विद विटामिन सी लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड बेरीज। और आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली विटामिन सी का एक प्रॉपर वो जरिया है। बिल्कुल। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली इज गुड, और हेल्दी डाइट लें। रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड, जंक फूड, और स्पेशली शुगर इज़ पॉइजन। शुगर बहुत जल्दी रिंकलिंग करती है, तो जो लोग शुगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनकी एजिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है। और इसमें यही अगर आप किसी से पूछें तो ये कहते हैं कि हम 2 बार बस चाय में लेते हैं, 2 बार, मतलब वही काफ़ी है। लेकिन अगर आप वो ओवर द ईयर्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक हो जाता है। बिल्कुल, अगर आप उसको, और हमारा जी
हमारा फूड पाकिस्तानी क्यूजीन इट इज़ रिच विद फैट्स एंड शुगर्स। आप देखिए हर घर में फूड को बहुत ज़्यादा कुक करके बनाया जाता है, वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक करके बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया जा रहा होता है एंड बैड क्वालिटी ऑयल। ऑयल में भी दे आर गुड ऑप्शंस, ठीक है, जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, आपके HDL को ज़्यादा करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा लास्टली कि मतलब एक सवाल लोगों के जहन में भी पैदा होता है कि जिस तरह से ये हमने भी बताया अपने इब्तिदाइये में कि कोलेजन जो है ये कम होता है धूप में ज़्यादा निकलने से भी, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी भी तो आपने लेना है, धूप भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए हम जब नॉर्मल रूटीन में हम बाहर निकलते हैं तो उसमें इनफ धूप होती है जिससे हमें विटामिन डी, उसमें यू डोंट नीड टू सिट इन द सन और अपने आप को एक्सपोज करके कि विटामिन डी मिल रहा है, और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी होते हैं, तो ये चीज़ें काउंटर बैलेंस करनी होती हैं। बिल्कुल ठीक, सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपने काफी इंफॉर्मेशन से आगाह किया कि किस तरह हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट और ये कर सकते हैं। बड़ा अहम प्रोटीन है जिसके बारे में आ रहा है, और डॉक्टर आयशा ने ये भी बड़े बखूबी तरीके से हमें बताया कि इसको बढ़ा किस तरह से सकते हैं, मतलब आप एग वाइट्स लें, कौन सी डाइट है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी से कंसल्ट करके उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो ऐसा ही है नाज़रीन, आपने देखा कि अब आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो काफी अरसे तक आप यंग दिख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीनी का इस्तेमाल जिंदगी से निकालें। एग्जैक्टली। मजीद आगे बढ़ते हैं, आपके साथ एक शॉर्ट न्यूज़ शेयर करते हैं। आज हम एक ऐसे शायर को खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को ताजगी, धीमा लहजा और गहराई अता की। हम बात कर रहे हैं अतर नफीस की, जिनकी शायरी आज भी हमारे दिलों को छूती है। अतर नफीस का असल नाम कवर अतर अली खान था। 22 फरवरी 1933 को वो अलीगढ़ में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद अपने अहले खाना के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हुए और कराची का इंतखाब किया, वहाँ मुकीम हुए। वो एक मुनफरिद लबो लहजे के गज़ल गो शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी में ज़िंदगी की सच्चाइयों को नहायत ही खूबसूरती के साथ बयान किया। बिल्कुल, अतर नफीस ना सिर्फ शायर थे बल्कि वो एक बेहतरीन सहाफ़ी भी थे। उन्होंने रोज़नामा जंग में तवील अरसे तक काम किया और उर्दू अदब के सफ़े को अपनी तख्लीकी कलम से सजाते रहे। उनका सबसे मशहूर कलाम अगर हम आपके साथ शेयर करें तो वो आप सब ने सुना भी होगा यकीनन, वो इश्क जो हो गया। आज भी उर्दू शायरी के बेहतरीन कलामों में वो शामिल है, उसका शुमार किया जाता है। और फिर उस पर ये सोने पे सुहागा कि फरीदा खानम की आवाज़ में ये गज़ल गाएगी और इसको वो शोहरत मिली कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो अतर नफीस के कलाम की गहराई और असर का मुंह बोलता सबूत है। यकीनन हम सब ने ये बहुत बार सुना है, लेकिन फरीदा खानम साहिबा की जो आवाज़ है ना, इन दोनों ने मिलकर ना इस चीज़ को, गज़ल को ना दो आतिशा कर दिया। बिल्कुल नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नजफ, वैसे तो आप होटलिंग की शौकीन भी हैं, लेकिन आपने दुनिया में बड़े मशहूर और मारूफ कैफेज के बारे में सुना होगा, मगर क्या आपने कभी ताबूत कैफे के बारे में सुना है? ताबूत कैफे? जी हाँ। नहीं, ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। क्या वाकई इस नाम का कोई है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और इसका नाम भी है और इसका नाम भी यही रखा गया। अच्छा, ताबूत कैफे ही इसका नाम है? जी हाँ, ताबूत कैफे ही नाम है। कॉफिन कैफे, दैट मींस। और आप ये भी बता दें हैं कहाँ पे, अब ये पूछेंगी, लेकिन ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जापान जाना पड़ेगा। अच्छा, जापान का शहर है। हाँ पहले तो आप जापान जाए ना, फिर आप कैफे को तलाश करके वहां जाएं। जापान का शहर है फोत्सु, वहां पर एक मुनफरिद ताबूत कैफे है, यानी कॉफिन कैफे बनाया गया है और यहाँ पर लोग ताबूत के अंदर लेटकर अपनी जिंदगी में ही मौत को महसूस कर सकते हैं। ओह माय गॉड, आखिर इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि मौत को ना भूलें। और ताबूत में लेटने से लोगों को हासिल क्या होता है? मतलब डर हासिल करने के लिए आप वहां पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्या? मतलब बता रहे हैं कि जी असलियत यही है। आई डोंट गेट, आना इधर ही है। अच्छा, दरअसल ये कैफे जो है ना, जापान की 120 साल पुरानी फ्यूनरल कंपनी की जानिब से शुरू किया है, तो फिर उन्होंने अपना तड़का तो लगाना था। हाँ। मकसद जनाब ये है कि लोगों को जिंदगी की अहमियत और मौत की हकीकत का सामना कराया जाए। ये तजर्बा इंसानों को एक नई सोच और जिंदगी की कदर करने का मौका देता है। इस कैफे में मौजूद ताबूत खूबसूरत फूलों और खुशनुमा रंगों से सजाए गए हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं। लोग आते हैं इन ताबूतों में लेटकर एक पुरसुकून माहौल में खुद को
मुकम्मल तन्हाई जो में आपने महसूस बात करते की है ना हैं। कि आप जिंदगी की इंपॉर्टेंस को उस ये टाइम पे बड़ी रियलाइज जरूरी करें, है। ये बड़ी अच्छी बात की। मतलब यहाँ पे इससे मैं लोग छोटी सहमत छोटी हूँ। कोई बात होती है इसके अंदर हाँ। मायूस होते हैं, कहते हैं मैं चला ही और जाऊँ इतनी दुनिया बड़ी-बड़ी से। जुबान आप यूज कर देते हाँ हैं हाँ, कि इतने society बड़े की बड़े बातें जुमले करने आप लग निकालते जाते हैं अपनी जुबान से, अदा करते हैं कि मैं चला ही जाऊँ दुनिया से। हाँ। तो एक बार जरा लेट के तो देखें, और अगर आप चाहें तो ताबूत का ढक्कन बंद करके भी इस तजुर्बे को मजीद दिलचस्प आप बनाया जा लोगों को सकता है। क्यों सुबह के टाइम डरा मतलब आप रहे हो ज्यादा खैर? एडवेंचरस मत हैं करें। और आप खतरों के खिलाड़ी हैं, तो आप ये भी करें। और इंटरेस्टिंग एक और बात ये कि अगर आप ताबूत में लेटकर मौत को महसूस करने का ये मुनफरिद तजुर्बा आप सिर्फ $14 अदा करके कर मतलब सकते इस हैं। डर के लिए आप पैसे भी नहीं। जी हाँ, देखें, आपको जिंदगी की ओके। खूबसूरती का अगर एहसास बात करना है। है और उसकी कदर कीमत का अंदाजा लगाना है तो फिर $14 तो कुछ भी नहीं है। ठीक कैफे है। इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि ये सिर्फ अलामती फीस है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुनफरिद तजुर्बे से मुस्तफीद हो सके। तो फिर आप तैयार? खूब, आपने जो मालूमात हमें दी हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। डेफिनेटली मेरी ऑडियंस भी अच्छा, नहीं मुझे लगा होगी, शायद हाँ। कहने लगी मैं बिल्कुल तैयार। सॉरी फ्रॉम माय साइड। चलें जी, ये तो फैसला हो गया। फिर अब हम प्रोग्राम में कुछ और चीजें शामिल करते हैं, बात कर लेते हैं इंतहाई अहम मामले की। तो वो मामला ये है कि सऊदी अरब की जानिब से हम पहले भी आपको बताते रहे हैं, ये रोना हम रोते रहते हैं कि जनाब सऊदी अरब आपको बार बार कह रहा है, यूएई आपको बार बार कह रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है कि ये जनाब आपकी तरफ से ये जो भिखारी हैं ये कोई एक आधे नहीं होते, ये पूरा एक माफिया है, एक मुनज़्ज़म गैंग है जो कि ऑपरेट करता है इन ममालिक में। इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें खुदारा, और सख्त इक़दाम का आगाज़ जो है अब कर दिया गया बिलाखिर। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और उन्हें जो पेशरफ्त हुई उससे मुतालिक ये बताया कि पाकिस्तान की जानिब से भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है और अब तक 4300 भिखारियों के नाम भी ECL में शामिल किए गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, हिजाज़ मुक़द्दस में मुल्क का नाम बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बना दिए जा रहे हैं और उम्रा पॉलिसी भी बनाई जा रही है। वजारत मजहबी अमूर ने सिफारिश की है कि उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीन और टूर ऑपरेटर से बयान खल्फी लिया जाए, जबकि उम्रे की अदायगी के लिए कोई शख्स तनहा नहीं जाएगा। उम्रे की अदायगी के लिए ग्रुप की सूरत में आप जाएंगे सऊदी अरब और वहाँ जाके अपना फरीज़ा अदा करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अजमल हुसैन और इसके साथ साथ हज ऑर्गेनाइज़र भी हैं शेख मुश्ताक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले अजमल साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, बताइएगा भिखारियों का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं दोनों मुल्कों की जानिब से इनको रोकने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद ये भिखारी माफिया पाकिस्तान से सऊदी अरब कैसे पहुँच जाता है इतनी आसानी से? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो है सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ है और उस सिलसिले में सऊदी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी जो वज़ीर दाखिला और सऊदी जो नायब वज़ीर दाखिला हैं नासिर बिन अब्दुल अजीज़, उनके दरमियान जो गुज़श्ता दिनों जो है इस एक मुलाकात भी हुई है और उनके इस बात पे इत्तफाक भी हुआ है कि जो है इन पे जो है इसको रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 28 लाख के करीब जो है पाकिस्तानी जो वीज़ा लेके आते हैं, जो अकामा होल्डर हैं, वो जो है यहाँ पे अपना रोजगार के सिलसिले में यहाँ से ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं और वो भी उनकी वजह से बहुत परेशान हैं और जो उनके लिए भी एक शर्मिंदगी का बायस है कि वो जो है हम हुकूमत पाकिस्तान से एक जो है वो कहते रहते हैं कि जो इसको रोकें क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है। उस सिलसिले में पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी जो है काफी जो है सऊदी हुकाम से बातचीत की और तकरीबन 4300 के करीब जो पाकिस्तानी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और सऊदी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है उनका नाम ECL में भी डाला है, जैसे कि आपने बताया पहले। और उस सिलसिले में जो है अभी सऊदी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे अथॉरिटीज जो है सख्त इकदाम कर रही हैं, मुख्तलिफ शाहराहों पे मुख्तलिफ जगह पे जो है वो क्रैकडाउन भी हो रहा है और चेकिंग भी हो रही है और उनको गिरफ्तार किया गया है और जो पाकिस्तानी 4300 के करीब जो यहाँ पे सऊदी जेलों में हैं उनको जो है अभी सऊदी हुकाम ने कहा है कि उनको जो है आप इनको रोकें क्योंकि जो ठीक है। अजमल, आपका पॉइंट आ गया। शेख मुश्ताक साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। शेख साहब, ये एक पूरा नेटवर्क है, ये कोई इस तरह नहीं है कि इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली कोई उठा और वहाँ चला गया और ये अमल किया उसने। ये पूरा गैंग है जो ऑपरेट करता है और इसमें यकीनन
कुछ उम्रा और हज ऑपरेटर्स भी हैं जो कि इनके साथ मिले हुए हैं। तो आप नहीं समझते ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसका असर तमाम पर आएगा और फिर सबको ही पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है अजीज साहब कि इस वक्त हमारे मुल्क में जैसे दूसरे प्रोफेशन में भी इस तरह की काली भेड़ें हैं, करप्शन और बददियानती का राज है, तो ऐसे ही ट्रैवल ट्रेड में भी जो लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूँ उनकी बेखुनी होनी चाहिए, उन काली भेड़ों को सजा देनी चाहिए। ये मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं और इस तरह ये लोग जो बुखारियों को मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ से भेजते हैं और फिर बाद में उनके पासपोर्ट डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं और बाद अज़ां फिर ये देखा जाता है कि अब इनसे मफादात लें। यानी यहाँ से अगर एक उम्रा के लिए नॉर्मल आदमी, ओरिजिनल आदमी जाता है, उसका 5-7 हज़ार रुपया की किसी एजेंट को बचत होती होगी, लेकिन इससे ये 50,000 1 लाख रुपया कमा कर पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर देना और लोगों की जिंदगियों को दाव पर लगा देना, ये तो कोई अक्लमंदी और दानिशमंदाना इकदाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को इन लोगों की पहले से जांच पड़ताल करके भेजना चाहिए और अगर सऊदी गवर्नमेंट के पास इस तरह का निज़ाम है और उन्होंने उसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है और उसके रास्ते को वो प्रॉपर तरीके से रोक भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में यही सुना जा रहा है कि अब वो उनको उम्रा तक भी नहीं करने देते और एहराम उतरवा कर उनको जेलों में भेज रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने किसी न किसी अमल से ऐसा जाहिर कर देते हैं जिसके सबब उनकी यानी उनको आइडिया हो जाता है, नीयत का इजहार हो जाता है कि ये उम्रा करने वाले नहीं हैं, ये तो मांगने वाले बनकर आए हैं, बकारी बनकर आए हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि फिर किस तरह से ये स्क्रूटनी की जा सकती है? आप देखें ना, पाबंदियां तो लगना शुरू हो गई, जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनसे बयाने हल्फी लिया जाएगा और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, लगता है कि आगे भी जाएगा। तो क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि किए जाने चाहिए, और सऊदी अरब ने अगर कोई इकदाम किए हैं तो क्या कोई तजावीज़ भी शेयर की गई है इसमें? ये ना जी, ऑलरेडी SOPs तो मौजूद हैं और वजारत हज पाकिस्तान इन SOPs पर अमल दरामद भी करती है। सही। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर उस एरियाज़ के जो टूर ऑपरेटर हैं उन पर हाथ पड़ना चाहिए और वो हमारी सारी ट्रेड को स्टेक पर लगाए हुए हैं और उसको दाव पर लगाकर अपने चंद पैसे कमाने के चक्कर में 1000-2000 बंदे को बेचते हैं, बाद में अपना ऑफिस जो किराए की बिल्डिंग में होता है उसको क्लोज करके खुद भी गायब हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो इस तरह के फ्रॉड देखने में मिलते हैं कि उम्रा का इंतहाई कम रेट दे देते हैं और बाद अज़ां उस पैसे को इकट्ठा करते हैं और लोगों के भोलपन से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, ऐसी हरकत की वजह से जो सऊदी अरब में या UAE में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकीम है, फिर ज़ाहिर है उन पर भी असर आएगा, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ऑब्वियसली फिर पाबंदियां लगेंगी तो फिर जो जेन्युइन जाने वाले हैं उनको भी इनका सामना करना पड़ेगा, ऑपरेटर्स भी, ज़ायरीन भी इसकी जद में आएंगे। तो बेहतर है इस सिलसिले को यहीं पर रोक लिया जाए और जो हमारा इमेज है उसको बेहतर किया जाए। इन ममालिक में मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अजमल हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया अब एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हमारे एक और अहम सेगमेंट का, जिसका आपको और हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम शेयर करते हैं आपके साथ कुछ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़। और इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि कौन सा ड्रामा हिट जा रहा है, कौन सी जोड़ी शायकीन के दिलों पर राज कर रही है और कौन सा OST है जिसको सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम बहुत अच्छे हैं हारून, आप कैसे हैं? मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा हूं। चलें मुकम्मल होने की कोशिश करें हारून। हाल अहवाल तो हो गया, तो मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस हफ्ते की टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा जोड़ी के बारे में कि कौन सी है, तो बताइएगा कि कौन सी ऐसी जोड़ी है जो शायकीन के दिलों पर राज कर रही है, उनकी तवज्जो उसने अपनी जानिब मबजूल की हुई है। अच्छा, जोड़ी तो नहीं है इस दफ़ा, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो है एक तरफ हुस्ना शाह हैं, एक तरफ शहरयार मुनव्वर हैं
और एक तरफ शुजा हैदर हैं। तो ये तीनों जो हैं इश्क जुनू जो नया ड्रामा आया, अभी उसके 2 एपिसोड आ चुके हैं और मेरे ख्याल में ये जो एक ट्रायंगल है ना, इसने फ़ौरन से नाजरीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, क्योंकि बड़ा ही इंटेंस किस्म का ड्रामा है। तीनों बहुत खूबसूरत एक्टर्स हैं। शुजा हैदर बिल्कुल एक नए रूप में आ रहे हैं। शहरयार मुनव्वर तो हमें पता ही है, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग मैन, एक्ट्स वेल, लुक्स गुड ऑन स्क्रीन, सो वो भी हैं। और फिर उष्णा हैं। उष्णा के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो उष्णा जो है वो गैर में भी आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं। उष्णा को लगती बहुत खूबसूरत हैं, बाल चाल आँखें माशाल्लाह, एंड यू नो शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। हमने उनकी पास ये में बड़ी लगती वाली क्या बात कह दिया आपने मतलब हारून? है नहीं। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो शायद अपने कैरेक्टर के साथ, में अभी इसी के ऊपर आ रहा था कि कैरेक्टर के साथ थोड़ी सी ज़रा मुझे लगता है कि गुंजाइश रह गई है। तो थोड़ा उष्णा को जो है एक्सपेरिमेंटल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक गरीब ख़ानदान से आती हुई एक बहुत ज़्यादा अमीर लड़की लग रही हैं। तो वो थोड़ा सा अगर अपने आप को बैलेंस कर लें, मतलब गरीब तो दिखाया वो जाए और अच्छा ज़्यादा। हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा हारून, तो वो ये थोड़ा सा आपने हो जो जाए, बताया लेकिन कि जोड़ी बहुत अच्छी लग इस रही है। बार ये ट्रेंड चेंज हुआ है, मतलब ये ट्रायंगल को जो है ना लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या लगता है हीरो हीरोइन वाले मामले से उकता गए हैं लोग जो अब इस ट्रायंगल को पसंद कर रहे हैं? देखिए, ट्रायंगल तो हमेशा ही होती है जब तक मोहब्बत में एक कोई किसी किस्म की हिकअप ना आए, कोई जालिम समाज ना आए, कोई एक तीसरा रकीब ना आए, तब तक बात बनती नहीं है। मज़ा नहीं आता। तो कहानी तो ऐसी तभी होती है। इसमें वो माहिनूर भी हैं जो कि शायद एक फोर्थ एलिमेंट रहेंगी इसमें, लेकिन ट्रायंगल मेनली इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के बीच में है। तो कहानी आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और ऑफ कोर्स शहरयार मुनव्वर की सीरियल हो तो फिर शहरयार मुनव्वर ही शहरयार की अब हारून बहुत तारीफें कर रहे हैं, लगता है आपके बहुत दिल के करीब हैं, फेवरेट हैं आपके। जी 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 मुझे पसंद भी हैं। और फिर शहरयार के अभी हम आगे बात भी करेंगे। शहरयार जो है वो अब खबरों में रहेंगे कुछ अर्सा ड्यू टू वेरियस रीजंस। क्या बात है। तो अच्छा हारून, हमें ये बताइए, गानों का हमेशा हमें इंतजार रहता है, ओएसटी का हमें इंतजार रहता है, तो इस हफ्ते कौन सा ट्रेंड कर रहा है, कौन सा शायकीन की जानिब से पसंद किया जा रहा है? अच्छा, वो जी है, वो गैर है। और गैर का जो ओएसटी है, मैं अभी सुनता रहा हूँ, पिछले दिनों गाड़ी में भी लगा रहा। तो गैर का ओएसटी जो है वो वाकई सुनने के काबिल है। आवाज किसकी है कि बड़ी रिजेम्बलेंस है सजाद अली की आवाज के साथ? जी, ये लकी अली की आवाज़ है, जो भाई है सजाद अली के। तो जाहिर है कि वो फैमिली का भी एक असर आता है, तो वो उनकी आवाज़ में वो झलक आती है। और वो जो है ना सावल जा, वो वाकई वो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ इंसान कहता है ये जो खामखा का बैगेज है ना, इससे जान छुड़ा ही ली जाए। अच्छा, ये तो ओएसटी हो गया। हारून, आप बताएं कि टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास कौन से चल रहे हैं इस पर? देखिए जी, जैसे मैंने कहा, इश्क जुनू बहुत खूबसूरत ड्रामा और ऑलरेडी नाजरीन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। ये आया है उस बहुत बड़े हिट सीरियल के स्लॉट में जो अभी तक नाजरीन के ज़हनों पे सवार है, और वो है कभी मैं कभी तुम। उसके बाद अब उसी स्लॉट में अगर इश्क जुनू आया है तो जाहिर है कि उसने बहुत जल्दी अपनी जगह बनानी है। फिर एक और ड्रामा जो कि अब हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसमें तफसील से बात करेंगे, वो है फ़रार। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, वो एक एपिसोड आया है, वो फ़रार देख लें, क्योंकि उसमें हमजा अली अब्बासी हैं, अहमद अली अकबर हैं, मामिया जाफ़र हैं, दानियाल हैं, जबरदस्त अच्छी कास्ट है सारी। और कास्ट तो बहुत ही अमेजिंग है। और सुहाय अली आबरो, ओ हो, और नादिया जमील, वो बहुत जबरदस्त सीन है उन दोनों का। ये जो मजे जाने है ये भी देख लें। हाँ, ये दोनों सीरियल जो हैं ये मेरे ख्याल में मुकाबले में रहेंगे अगले कुछ हफ्तों। ठीक है हारून, बताइएगा, AR रहमान ने शादी के 29 इयर्स के बाद अहलिया से अलहदगी की तस्दीक कर दी है। 30वीं सालगिरह मनाना चाहते थे वो। बिल्कुल, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। क्या इस अलहदगी की वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या मंजर है, बताइएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए जी, उन्होंने कहा कि बहुत अरसे से उनकी शादी जो है वो एक तनाव का शिकार थी, और वो 29 साल तो हो चुके थे, 30वीं शादी की सालगिरह के नज़दीक पहुंच रहे थे। 3 बच्चे हैं उनके, और उन्होंने बड़े दुख के साथ इसका ऐलान किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें हमारी अपने मद्दाहों से यही अपील है कि थोड़ी सी हमारी प्राइवेसी का इस मुश्किल वक्त में ख्याल रखें। तो मैं यही सोच रहा था कि देखिए कितनी कामयाबी और कितनी एडमिरेशन पूरी दुनिया में ग्लोबली में ऑस्कर भी मिल चुका है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में किस किस्म के जो है तनाव उसका पीछा कर रहे हैं, किस किस्म की टेंशन्स चल रही हैं। बज़ाहिर वो दोनों बहुत एक दूसरे के साथ खुश नज़र आते थे। हम अक्सर देखते थे कि सोशल इवेंट्स पे, फैमिली इवेंट्स पे उनकी तस्वीरें आती थी। उनकी एक बेटी जो है वो बिल्कुल हिजाब करती हैं और एक बेटी जो है वो हिजाब नहीं करती। बेटा है उनका छोटा अमीन,
तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी फैमिली हमें नजर आती थी और ए आर रहमान जैसी सक्सेस क्या बात लोग है। सिर्फ ख्वाब और ही देख खूबसूरत सकते हैं। गाने, तो कॉम्पोजिशन। जी क्या टैलेंट है। लेकिन यह है कि वो जाहिर है कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब नज़र आता हो वो पर्सनल लाइफ में भी कामयाब हो। तो वो ही हुआ और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रखे। उन्होंने रास्ते अलग कर लिए हैं। बिल्कुल तो रास्ते ये अलग है कि- हुए हैं, लेकिन वो खुश रहें, जहाँ भी रहें, शाद रहें। जी। हारून, ये बताइए जी। कि हानिया आमिर जो कि पहले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नजर आई थी, अब हमने देखा कि वो भारतीय रैपर बादशाह के कॉन्सर्ट में भी देखी गई, उनकी दोस्ती के भी चर्चे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि कॉन्सर्ट में हानिया के नाम के नारे गूंजने लगे। इस क्या पार्टी के बात बारे में जरा बताइएगा, बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये। हाँ, मंजर कशी कीजिए। हानिया तो छा गई हैं। अच्छा। हानिया छा गई हैं। हानिया जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान का मेरा ख्याल में एक बहुत खूबसूरत चेहरा और वो पाकिस्तान को प्रेजेंट भी बहुत अच्छी तरह करती हैं। जितनी मोहब्बत, वार्मथ, ओपन हार्टेडनेस हम लोगों में एज अ नेशन है, वो बिल्कुल, हानिया बड़ी बिल्कुल। खूबसूरती से उसका मुजाहरा करती हैं। अच्छा, दिलजीत के कॉन्सर्ट में जब वो गई तो दिलजीत भी उनको एडमायर कर रहे थे, बादशाह के कॉन्सर्ट में गई तो बादशाह भी उनको एडमायर कर रहे थे। इनफैक्ट बादशाह ने ये उनको कहा, जब उनके ऊपर आके कैमरा रुका और बड़ी स्क्रीन के ऊपर हानिया आमिर नजर आने लगी और लोगों ने नारे लगाने शुरू किए हानिया हानिया की, तो बादशाह ने कहा कि ये मेरा शो है, अगर ये स्टेज पे आ गई तो फिर ये इनका शो हो जाएगा। शी इज अ बिग स्टार। हारून, अगर थोड़ा सा पीछे भी चले जाएं तो लगता है कि हानिया को जो सिंगर्स है ना वो भाते हैं। अच्छा, आप जो ज़ाहिर शरारत करना चाह रहे हैं ना, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। आपकी मौजूदगी में शरारत नहीं करनी तो कब करनी है हारून? फिर जो गुजर गया सो गुजर गया, आगे चलिए। जिंदगी जो है वो आगे की तरफ चलनी चाहिए। तो बिल्कुल है थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल में किसी भी एक्ट्रेस को, एक्टर को जो है वो खूबसूरत लोग, खूबसूरत आवाज़ें पसंद आती हैं। तो ऑफ कोर्स हानिया भी इसी तरह कनाडा में थी वो, तो वो बादशाह का कॉन्सर्ट में अच्छा गई हारून, और जरा दोस्ती तो है। इंटरनेशनल इवेंट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो ये मोहब्बत भरे दोस्ती ताल्लुकात हैं, है। इनसे आगे निकलते हैं अब। मेक्सिको में होने वाली मिस चलें। यूनिवर्स 2024 का ताज डेनमार्क की 21 साल विक्टोरिया कैडवी के सर सजा, और इस मिस यूनिवर्स का ताज पहनने के बाद वो खूबसूरत हसीना के क्या तासुरात थे, इसकी मंजरकशी कीजिए, इस इवेंट को ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, घुटनों पे आ गई वो विक्टोरिया। तो जब उनको मिस यूनिवर्स का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद वो जब खड़ी हुई तो हमें पता चला कि वाह, हाइट ये होती है। क्या बात तो वो माशाल्लाह काफ़ी टॉल हैं और वो खूबसूरत चेहरा होने के साथ साथ विक्टोरिया इज़ वेरी एजुकेटेड एंड टैलेंटेड ऑल्सो। लॉयर तो वो बनने जा ही रही हैं, लेकिन वो एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैंने, अगर आप लोग देखेंगे उज़ैर, आप भी ने भी नोट किया होगा, आंखें बड़ी खूबसूरत हैं विक्टोरिया की, बड़ी परफेक्ट आईज। और उनको मुझे तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगी हारून। जी जी, वो कई लोग कह रहे हैं कि बारबी से उनकी बड़ी मुमासलत है। बारबी डॉल जो हुआ करती थी ना, वो उससे उनकी बड़ी मुमासलत है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा इस बात की तरफ कि जो टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स आए थे उसमें आप देखिए जो फर्स्ट रनर अप नाइजीरिया थी, और दोनों जब खड़ी हुई थी साथ, तो उनके बीच में इतना कंट्रास्ट था। लेकिन खूबसूरती जो है वो, अगेन मैं यही कहूँगा कि ना वो रंग में होती है, ना वो ज़ाहिरी खद्दोखाल में होती है। बिल्कुल, खद्दोखाल ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर जो है ना ये ताज दिया जाता है। हारून, आज आप शहरियार मुनव्वर के हवाले से बड़ी बातें कर रहे हैं, तो फिर हमें अंदर की कोई खबर भी दे दें कि क्या वाकई वो दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं? जी, सुना तो यही है। माहीन सिद्दीकी जो हैं वो बिल्कुल ऑलरेडी शॉपिंग कर रही हैं कुछ ब्राइडल वगैरह की कराची में। तो कहानी और खबरें यही हैं कि शादी होने जा रही है और दिसंबर में होने जा रही है। और वो आपको याद होगा कि पहले एक हाला सुमरो के साथ भी शहरियार का नाम आया था, उनकी मंगनी हुई थी लेकिन वो चल नहीं सकी। तो अब जो है माहीन के साथ मुझे लगता है कि ये बेल जो है ये चढ़ेगी और जो है वो ये शादी इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में या इसी साल में हमें ये खबर सुनने को मिल जाएगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी खबर ही रहे और ये परवान चढ़े। और हमेशा की तरह हारून, आपसे गॉसिप्स करके ना बड़ा ही मजा आता है अंदर की खबरें जान के और अपनी भी बताकर बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच हारून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, मुल्क के मौशी हब और 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कराची में हर साल आतिश ज़दगी के हजारों वाकयात रिपोर्ट होते हैं।
और इन वाकयात में कई मासूम जानें ज़ाया हो जाती हैं और अरबों रुपए का माली नुकसान अलग से होता है। अफसोस की बात यह कि कराची में बुलंदोबाला इमारतों की तामीर की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजामी सलाहियतों का जो फुकदान है वो बहुत ज़्यादा ऐसे वाकयात में खुलकर सामने आता है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं वसाइल की कमी और नाकाफी सहूलियात की वजह से फायर ब्रिगेड का अमला अक्सर वक्त पर पहुंचने से नाकाम हो जाता है। और इसके अलावा आग बुझाने वाले आलात की कमी और तंग गलियां और रास्ते तंग होना, एमरजेंसी एग्जिट ना होना, उसका फुकदान होना, ये हादसात में मजीद संगीन का बुनियाद बनती है। बिल्कुल, इसकी संगीनी में इजाफा करता है। इस अहम मसले को हल करने के लिए एक अनोखा और मुनफरिद फायर फाइटिंग ट्रक बनाया गया, जनाब, जो कि आम फायर फाइटिंग ट्रक के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सलाहियत रखता है। और इस फायर फाइटिंग ट्रक की खुसूसियात है क्या, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राव अफनान से। तो राव, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक छोटी फायर ब्रिगेड में, क्योंकि कराची के अंदर आग लगने के वाक़यात में गुज़श्ता कई सालों में कई गुना इजाफा हो चुका है और वर्क ट्रक की जानिब से एक छोटी फायर ब्रिगेड जो है वो मुतारिफ़ करा दी गई हैं। उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नईम अख्तर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कराची के अंदर आग लगने के वाक़यात में गुज़श्ता कई सालों से इजाफा हो चुका है। छोटी तंग गलियाँ होती हैं, तीसरे दर्जे तक की आग हो जाती है, बुझाने की सलाहियत मौजूद नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है ना बल्दियाती इदारों के पास ना मुकामी इदारों के पास। तो आपकी जानिब से ये जो फायर ब्रिगेड मुतारिफ कराई गई है, इसके अंदर क्या सलाहियत है, किस दर्जे की आग को बुझाने के रखने की ये सलाहियत रखती है, कितने अरसे में आपने तैयार किया और उसकी मालियत क्या है? सर देखें, ये हमने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जो कराची के ऐसे एरियाज़ हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर जो फायर की गाड़ी है वो अंदर जा नहीं सकती है, वो अप्रोच नहीं कर सकती और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है। वह उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी कंपनी ने, वर्क ट्रक प्राइवेट लिमिटेड ने, ये इनिशिएट लिया कि हमने ये सिस्टम बनाया है विच इज़ कॉल्ड UHPS, अल्ट्रा हाई प्रेशर सिस्टम। और इस गाड़ी का हमने नाम रखा हुआ है रैपिड रिस्पांस व्हीकल। इस गाड़ी में एक हाई प्रेशर प्लंजर पंप लगा हुआ है अप टू 100 बार प्रेशर, और जो कि कपल्ड एक इंजन के साथ, और एक 300 फीट लॉन्ग हमने होस पाइप दिया विद डिस्चार्ज गन। और उसकी मदद से आप इस यूनिट की मदद से 10 to 15 मिनट्स विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं फायर को। और जो आपने भी सवाल किया ना कि गाड़ी किस दर्जे की फ़ायर के लिए, तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था साथी को आपके, कि जो इनिशियल जो फायर होती है वो नॉर्मल फायर होती है और फिर आगे जाके वो कन्वर्ट होती है इनटू 1, 2 और 3 डिग्री अपना उसमें दर्जे के ऊपर। तो अगर हम इस यूनिट को इस्तेमाल करें तो हम आग को आगे फैलाने से पहले ही रोक सकते हैं और उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जो आपने भी कहा कि क्या इसकी वो होती है, तो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो नॉर्मल इस वक्त जो मीडियम साइज़ की फायर फाइटिंग व्हीकल से इट कॉस्ट अराउंड तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक की है। वेयरस ये जो यूनिट है, कंप्लीट यूनिट अलॉन्ग विद एसेसरीज एंड कंप्लीट फायर फाइटिंग सिस्टम, इट कॉस्ट ओनली 3.5 मिलियन। तो हमने बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव, और इसको हमने तकरीबन 5-6 महीने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाया है। और अपना अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द पायनियर इन दिस फील्ड, और हमें बड़ा ओवरवॉल्मिंग रिस्पांस मिल रहा है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, फ्रॉम म्यूनसिपलिटीज़, फ्रॉम रेस्क्यू 112, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वेयर हाउसेस हैं, क्लब हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से हमें बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। नहीं साहब, थोड़ा सा विजिट कराएं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ और मौजूद हैं। ये जो कंपार्टमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड लॉकर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर हमने फायर फाइटिंग की एसेसरीज़ रखी हुई हैं। ये जो एक नॉर्मल जो फायर की गाड़ी होती है उसके अंदर तमाम सामान रखा जाता हैगा। उसके बाद इसका कंट्रोल पैनल है, आप देखें बहुत ही मॉड्यूलर डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। इसको अगर आप देख रहे हैं, ये होज़ी लगी हुई है, ये इसकी डिस्चार्ज गन है, फोम पर पोस्टिंग इस यूनिट के अंदर फोम सिस्टम भी दिया हुआ है। नीचे ये वाटर का टैंक है, ऊपर फोम का टैंक है, उसके लेवल गेजेस लगे हुए हैं, और ये कंट्रोल पैनल है, सिंपल टू ऑपरेट। यानी आप यहाँ से बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से बटन दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो और ये इसका प्रेशर गेज लगा हुआ है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जी इस वक्त फायर पम्प का प्रेशर है कितना। अब आप अगर इस तरफ आएंगे, इस साइड पे आएंगे, तो ये एक बेसिक यूनिट का एक वो आपको आइडिया मिल जाएगा। फायर पंप लगा हुआ है,
अलॉन्ग विद द पंप, अलॉन्ग विद द इंजन, ये इसका इंजन है, ये ऊपर फायर पंप लगा हुआ है, ये इसकी बैटरीज़ हैं। अलॉन्ग विद द बैटरीज़ हमने ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर भी दिया हुआ है कि जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यूनिट क्योंकि देखिए इमरजेंसी की सूरत में अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता तो आप कैसे फायर फाइटिंग करेंगे। तो हमने ये सजेस्ट किया है कि अगर आप इसको फायर फाइटिंग नहीं कर रहे, खड़ी की हुई है आपने गाड़ी, तो इसमें हमने ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर भी दिया हुआ जो कि बैटरी को चार्ज रखता है। ये होज रील का पाइप है। बिल्कुल, ये केएमसी हो, बल्दियाती इदारे हो और हुकूमत के लिए खुशखबरी है क्योंकि 35 लाख रुपए के अंदर ये गाड़ी जो है वो तैयार कर ली गई है जो किसी भी दर्जे की आग को बुझाने की फौरी तौर पर सलाहियत रखती है और इसके लिए कोई ज़्यादा नफरी की ज़रूरत भी नहीं, एक बंदा जो है वो पूरी इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। तो वर्क ट्रक की जानिब से ये फायर ब्रिगेड जो है वो तैयार की गई। अब देखना है कि हुकूमत जो है वो उससे कितनी जल्दी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होती है। जी थैंक यू अफनान, आपने बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन से हमें मुतारिफ करवाया। क्या ज़बरदस्त ट्रक है, 35 लाख उसकी कॉस्ट है और मज़े की बात यह कि तंगो तारीख गलियों में भी ये बासानी पहुंच सकता है और दावा ये कि बड़ी से बड़ी आग को 10 मिनट के अंदर बुझा सकता है। तो जनाब यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी तो नहीं है। इनोवेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर एक और ख़बर है, वो भी कराची से ही है और इंटरेस्टिंगली वो खबर आपके साथ अगर हम शेयर करें तो वो खबर कुछ यूँ है कि एक छोटा नेबुलाइजर जो है वो तैयार किया गया है। कराची के ही तालिब इल्म है अब्दुर्रहमान और ये उनकी इनोवेशन है। और हमारे नौजवान जिस तरह हम जानते हैं कि दुनिया के हर शोबे में अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाते रहते हैं और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। माहौलियाती मसाइल की वजह से आजकल सांस की बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही हैं। कराची में भी हमने देखा था कि गुज़श्ता दिनों में जो स्मॉग थी बहुत ज्यादा थी। कराची मतलब चौथे नंबर पर था स्मॉग में दुनिया भर में। मिला है अभी, बिल्कुल थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन आज फिर से जो है ना बढ़ना शुरू हो गई है। तो ऐसे में जनाब कराची यूनिवर्सिटी के एक होनहार तालिब इल्म है, उन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। शोबा फार्मेसी के तलबा की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दुनिया का सबसे छोटा और पहला रिचार्जेबल नेबुलाइजर बना लिया गया। जनाब इस पे काम नहीं चल रहा, बन गया, बन चुका है। और ये सांस, दमे और सीने की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए यकीनन किसी नेमत से तो कम नहीं है। क्या बात है। और नेबुलाइजर किस तरह काम करता है, इसकी कीमत क्या है और ये माहौलियाती आलूदगी में किस तरह मुतासरा अफराद को बचाता है, उनकी मदद के लिए साबित होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम के ग्रुप लीडर अब्दुर्रहमान सदीकी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए डिवाइस है क्या, किस तरह काम करती है और क्या ये इतनी इफेक्टिव है कि हमें स्मोक से या डस्ट से बचा सके? जी बिल्कुल, इसका ये डिवाइस जो है इस वक्त दुनिया में मौजूद सबसे स्लिमेस्ट डिवाइस है, सबसे छोटी डिवाइस है। क्योंकि आप अगर देखें कन्वेंशनल नेबुलाइजर कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जो अपने साथ आप कैरी कर सकें। जिस पेशेंट को एक वक्त में नेबुलाइजर की जरूरत होती है वो उस पर खास तौर पर डिपेंडेंट होता है। उस पेशेंट को मशीन के करीब ही रहना होता है। अगर उसको दिन में 3 दफा नेबुलाइजर यूज करना है, उसको दिन में 3 दफा मशीन के पास जाना पड़ता है। इस नेबुलाइजर को हमने 1 इंच से भी कम डायमेंशन में बनाया, यानी 1 इंच से भी कम थिकनेस है इसकी, ताकि आराम से पॉकेट में रखा जा सके और आराम से कैरी किया जा सके। इस सिचुएशन में आप सिर्फ, और इसको यूज करना इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने इसमें लिक्विड ऐड करना है, अपनी मेडिकेशन ऐड करनी है लिक्विड कंपार्टमेंट में और सिर्फ एक सिंगल बटन प्रेस कर देना है। सिंगल बटन प्रेस कर दिया एटमाइजेशन स्टार्ट कर देगा। इसमें कोई लंबे प्रोसेस अटैच नहीं है। अगर आप इसको मास्क के साथ यूज करना चाहें मास्क के साथ यूज कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मास्क का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजीशन मेंटेन रखना है। अभी जिस तरह स्मोक के हालात है, इन हालात के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन के इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स को अक्सर क्या कहते हैं नेबुलाइजर्स रिकमेंड किए जाते हैं और नेबुलाइजर्स के लिए उनको अपने घर वापस जाना पड़ता है। अब्दुर्रहमान ये बताइए, ये पोर्टेबल और रिचार्जेबल डिवाइस है तो ये किस हद तक इफेक्टिव है? जिस तरह दूसरे नेबुलाइजर की कीमत हम देखते हैं वो 8, 9, 10 हज़ार के आते हैं आराम से। इसकी प्राइस इतनी अच्छी है कि आम आवाम और जिन लोगों की तनख्वाह बहुत कम है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसको सबसे कम रेट के अंदर लॉन्च किया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2000 के अंदर प्राइस के अंदर मार्केट में ले आए। अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल, ताकि आराम से हर आम इंसान इसको आराम से खरीद सके। और जिस तरह कन्वेंशनल नेबुलाइजर्स, बड़े नेबुलाइजर्स काम करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा। इसमें ये नो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि अपने साइज की छोटे होने की वजह से ये काम ठीक ना करे। अच्छा अब्दुर्रहमान ने ये बताइए कैसे पॉकेट में कैरी किया जा सकता है? मतलब हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों ने भी इसी तर्ज की ना, इसी शेप की कोई एक डिवाइस है वो कैरी की होती है हर वक्त और वो लगाए रखते हैं। तो ये इस तरह की शेप बनाने का आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया?
इस तरह की शेप का मकसद ये देखिए, डिजाइन, उसके डिजाइन एलिमेंट्स, उसके डिजाइन एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी है। उसको डिजाइन किया था आपको पॉकेटेबल करने के लिए डिजाइन को। एक पॉकेटेबल डिजाइन होगा जिसमें क्या कहते हैं, इसमें वेपर आउटलेट है, इसमें भी बेसिकली एक पॉकेटेबल डिजाइन है, एक वेपर आउटलेट है, क्योंकि डिजाइन रिक्वायरमेंट सेम है तो इसलिए डिजाइन एलिमेंट्स जो है सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताइए अब्दुर्रहमान, पॉकेट के अंदर ही डिवाइस को कैरी करवाना है, तो इस वजह से दोनों के डिजाइन एलिमेंट्स जो है जी बिल्कुल वेब शेप का ही है और आसानी कैरी किया जा सकता है। वो एक बहुत डेंजरस मैकेनिज्म है यूज करने के लिए मेडिकल पर्पसेस के लिए, तो मेडिकल पर्पसेस में उस मैकेनिज्म को यूज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान, कुछ तो आप अपनी टीम के बारे में भी बताइएगा जिसको आप लीड करते हैं, कि इसका क्या क्या रोल रहा इसको बनाने में, और दुनिया का ये जो सबसे छोटा जो आपका दावा है और रिचार्जेबल न्यूबलाइजर, ये बनाने का ख्याल आपके ज़हन में आया किस तरह से, मतलब इसकी जरूरत कब आपने महसूस की, क्या मुहर्रिकात थे? बिल्कुल, इसकी जो खास पर जरूरत मुझे महसूस हुई थी वो तब थी कि मेरी दादी बहुत अरसे से एस्थमेटिक पेशेंट थी। हमें इशू ये आता था कि हमारे पास जब हम डोज लेने आते थे अक्सर लाइट चली जाती थी, और ये सारे इश्यूज होते थे, हम लोग डोज मिस कर रहे थे बहुत सारी। और जब एक पेशेंट को नेबुलाइजर की जरूरत है, उसके बाद सेकेंडरी अल्टरनेटिव्स नहीं होते उसके लिए, तो खासतौर पर मैं उस वक्त से एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर ही रहा था, और फिर उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं पॉकेटेबल बनाना, ताकि आराम से हर बंदा कैरी कर सके। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताइए इसको चार्ज करने में कितना वक्त लगता है? और अब्दुर्रहमान, उससे भी पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कुदरत जो है ना वो कभी आपको मुश्किल या मुसीबत में डालती है ना, तो वो ये होता है, इसलिए होता है ताकि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। यही हुआ ना आपके साथ? हाँ जी, कितना टाइम लगता है अब्दुर्रहमान इसको? जी, कितना टाइम लगता है इसको चार्ज करने में? लेकिन इसमें चार्जिंग मैकेनिज्म है, इसका जो चार्जिंग मैकेनिज्म है वो ये है कि आप नॉर्मल जो मोबाइल फोन के चार्जर है उसी से चार्ज कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई सेपरेट चार्जर की नीड नहीं है, आपने सिर्फ उसको लिया, अपने मोबाइल फोन के चार्जर से चार्ज किया। ये हमारे पास दोनों मॉडल्स में आएगा, टाइप सी में और माइक्रो यूएसबी केबल के अंदर, तो आप दोनों में से आप जो प्रेफर करते हैं उससे चार्ज कर सकते हैं इसको। और सिंगल चार्ज की। अच्छा अब्दुर्रहमान, आपने तो इसे ऑपरेट करके भी दिखाया, हमें तो ये बड़ा पसंद आया और हमें इसकी एफिशिएंसी पे भी कोई शक नहीं है। ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर कोई तारीफ, कोई तायीद? जी बिल्कुल, अगर हुकूमती सतह पे अगर हमें सपोर्ट किया जाए, हमें इसके अप्रूवल्स में, इन चीज़ों में हमें सपोर्ट किया जाए या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, तो हम इसको आराम से मार्केट के अंदर जल्दी लेके आ सकते हैं पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। पाकिस्तान के अंदर लें जी, अब्दुर्रहमान ने तो अपना काम कर दिया। और अब्दुर्रहमान, बिल्कुल इस इनोवेशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरे पाकिस्तान की जानिब से और इंसानियत की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही मार्केट में आ जाए और बड़ी कम कीमत में ये दस्तयाब होगा। अब अरबाब इख्तियार पे है कि जनाब टैलेंट मौजूद है, उन्होंने एक चीज़ ईजाद कर लिया, अब उनकी ज़रा हेल्प करें, थोड़ा सा इसको मार्केट में लेकर आए, क्योंकि ये खाली उनका नहीं, और ये जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे ना, जो यूज़र होंगे जो कि मुख्तलिफ सांस दमे की बीमारियों में मुब्तला है, और खास तौर पर आजकल तो स्मोक की वजह से हर कोई जो दूसरा वाला नेबुलाइजर अफोर्ड नहीं कर सकता, 10,000 वाला, वो एटलीस्ट ये अफोर्ड कर सकेगा। और ये इजी है, आप इसे कहीं भी, सबसे अच्छा ये पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो खुदारा इनसे राब्ता करें, इनकी कोई मदद करें, जो इन्हें सहूलियात चाहिए वो इन्हें प्रोवाइड करें, और उम्मीद भी है कि आप करेंगे। तो नाजरीन, अब आगे चलते हैं और अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात हो जाए कुछ कोपहमाई की, तो जनाब कोपहमाई में मुनफरद पहचान रखने वाले हसन सतपारा का हम जिक्र करेंगे आज, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत चुके हैं। हसन सतपारा 3 अप्रैल 1963 को स्कर्दू के गाँव सतपारा में पैदा हुए। उन्होंने कोपहमाई का आगाज 1994 में किया, जबकि 1999 में पेशावर कोपहमा के तौर पर वो सामने आए, और 2007 तक उन्होंने माउंट एवरेस्ट समेत पाकिस्तान में वाक़ 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां K2, गेशरब्रम 1, गेशरब्रम 2, नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक को ऑक्सीजन की मदद के बगैर सर किया। और उन्होंने 1999 में नांगा पर्वत, 2004 में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2, जबकि 2006 में गेशरब्रम 1 और गेशरब्रम 2 और 2007 में ब्रॉड पीक को सर किया, और फिर 4 साल के बाद ही मई 2011 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर ये पहाड़ सर करने वाले वो दूसरे पाकिस्तानी बने। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2008 में तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। 21 नवंबर 2016 को हसन सतपारा कैंसर के मरज में मुब्तला रहने के बाद 53 बरस की उम्र में रावलपिंडी में वफात पा गए। और आपको बताते हैं कि ये जो हसन सतपारा हैं, उनकी याद ताज़ा करने के लिए हमने आपको ये मालूमात दी हैं, और अभी उनके बेटे आरिफ सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं।
आरिफ, सबसे पहले तो हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि हमने भी आपके जो वालिद हैं उनकी अचीवमेंट्स का जिक्र किया और यकीनन क्लाइंबिंग में, कोपेमाई में उनका जो नाम है, जो मर्तबा है, उससे तो सभी आशना है। ये बताइएगा कि आपका उनके साथ कैसा वक्त गुजरा, बतौर वालिद कैसे इंसान थे, और आज भी क्या आप उनकी कमी महसूस करते? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे मरहूम वालिद की आज 9वीं बरसी को याद रखा, और यही जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो अपने हीरोज़ को याद रखें। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं अपने वालिद की अगर बात करूँ तो वो नेशनल हीरो तो थे, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहाँ पे बगैर ऑक्सीजन कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ हसन सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन सिर्फ 4 दिनों में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर कर दिया। तो वो न सिर्फ क्लाइंबर थे बल्कि न्यू जनरेशन के लिए वो इंस्पिरेशन थे। बिल्कुल। तो हसन साहब, मैं अपने मरहूम वालिद साहब के साथ काफ़ी कुल मिला हुआ था। तो मैं बड़ा बेटा होने के हैसियत से अब्बू के साथ काफ़ी आगे पीछे, उनके फ्रेंड्स जब आते थे उनके साथ बैठता था, उनके साथ पार्टीज में जाता था जब वो एक्सपीडिशंस को जा रहे होते थे या वो एक्सपीडिशन से लौट के आ रहे होते थे। तो जो फॉरेनर्स जो फ्रेंड्स थे अब्बू के, तो वो बड़ा उनसे इंस्पायर होते थे, उनकी बड़ी ग्रेस करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा आरिफ, मुझे तो ये मैं बताइए, इस हमेशा हवाले से आगाह कीजिए, जब वो कोई चोटी सर करके आते थे तो उनके जज्बात कैसे होते थे, वो एक्सप्लेन कीजिएगा। और इस हवाले से कोई ख़ास वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। कोई चोटी सर करने से पहले अब्बू की बड़ी ख्वाहिश होती थी, जिस तरह से माउंटेनियर्स की ख्वाहिशात होती हैं कि एक पीक के बाद दूसरी पीक सबमिट करना। तो अब्बू ने 2007 में पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम 8000 मीटर बुलंद चोटियां सर की थी। तो उनका ख्वाब था कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको भी सबमिट करके उसमें पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराए। तो जब वो माउंट एवरेस्ट 2011 में जाके सबमिट करके आए तो काफ़ी एक्साइटेड थे, ऐसे जैसे कि किसी का ख्वाब पूरा होता है। अपने मुल्क के लिए उन्होंने बड़ी ख्वाहिशात रखी हुई थी कि मुल्क का परचम उधर लहराएं, और वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो 2011 में पूरी करके काफ़ी खुश थे। तो जब भी पीस के लौट के आते थे काफ़ी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपने जो स्टोरीज होती थी माउंटेन्स में वो हमारे साथ शेयर करते थे, और काफ़ी एक्साइटेड और इमोशनल होते थे। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि ये एक बड़ा महंगा शौक है कोपेमाई का। हम आप देखते हैं कि जो फॉरेनर्स आते हैं, क्या उनके पास गैजेट्स होते हैं, क्या साजो सामान होता है कोपेमाई के लिए। आपके वालिद को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? जी बिल्कुल, इस वक्त के जो क्लाइंबर्स हैं उनके लिए काफ़ी वेल इक्विपमेंट्स, वेल किट उनको प्रोवाइड की जाती है। उस वक्त इतनी इक्विपमेंट्स और किट अवेलेबल नहीं होती थी जो कि फॉरेनर्स के पास होती थी। तो अब्बू ने जिस तरह से अभी हम कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन चोटियाँ सर की हैं, तो अब्बू ने न सिर्फ ये विदाउट ऑक्सीजन चोटियाँ सर नहीं की, विदाउट सोर्सेस, विदाउट किट और विदाउट फेयर के ये सारी माउंटेन सर की हैं। तो हसन सतपारा के वालिद साहब के साथ ये सारी चीज़ें मुश्किलात होने के बावजूद उन्होंने अपने आप की मदद से पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद तमाम चोटियां सर की थी, और माउंट एवरेस्ट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 2008 में। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं उस वक्त, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने स्पॉन्सर किया, फिर वो ख्वाब पूरा हुआ तकमील की तरफ। क्या बात है। अच्छा आरिफ, हमें ये भी बताइए, हुकूमत ने आपके वालिद की वफात पर जो वादे किए थे वो कहाँ तक पहुँचे? जिनमें एक 10 कनाल जमीन का भी था, कुछ इस तरह के और भी वादे थे। बिल्कुल, उन्हें जो वादे किए थे वो आज तक फुलफिल नहीं है मैडम। हम हमेशा हर दौर की हुकूमत से हम गुजारिश करते रहे कि आपने गिल बल्तिस्तान में 10 कनाल ज़मीन का वादा किया है वो पूरा कर दें। आपने इस्लामाबाद में एक घर देने का वादा किया था वो पूरा कर दें, लेकिन आज तक उन वादों से हम महरूम हैं। लेकिन फिर भी हम हर अदवार की जो हुकूमतें आ रही हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हुई हैं अभी तक। बिल्कुल ठीक है, कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए, अभी भी वक्त है जनाब, कर सकते हैं बेशक जिन्होंने भी किए, लेकिन पूरे तो कोई भी कर सकता है ना। आरिफ, ये भी बताइएगा कि आप भाइयों में से कोई अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेकर चल रहा है, शौक है कोपेमाई का, और अगर है तो कौन सी चोटियां सर कर ली हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2 भाई इनरोल हैं इस वक्त अब्बू के मिशन में। तो मैं एज अ टूर ऑपरेटर काम कर रहा हूं, और हमने 2022 में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने K2 से रेस्क्यू मिशन
हमने कामयाबी से वो कर लिया, जो कि अफगानी एक क्लाइंबर वहाँ पे डेथ हुए थे K2 की चोटी पर, हमने उनको रेस्क्यू कर लिया। और मेरा जो छोटा भाई है आबिद सतपारा, वो माउंटेनियरिंग कर रहा है प्रोफेशनली, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी तक के कोई 6 नई पीक्स को डिस्कवर भी किया है, और 7 से ज़्यादा कोई पीक्स उन्होंने समिट की हैं 6000 मीटर की। बिल्कुल ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो बड़ी 14 चोटियां हैं ये आप लोग सर करें, अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेकर चलें। और हुकूमत में जो वाले हैं आपके साथ वो भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब मशहूर सिंगर अली जफर साहब ने भी आरिफ के वालिद साहब के लिए उन्होंने एक गाना लिखा था और गाना गुनगुनाया था, ट्रिब्यूट पेश किया था। किस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कौमी हीरो को ट्रिब्यूट पेश किया है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई तोहफा हो नहीं सकता जो अली जफर ने उनको दिया। और इस गाने को हर किसी ने एंजॉय किया, मेरा एक्चुअली ये बहुत फेवरेट और अमर कर दिया। मतलब जब जब ये गाना सुना जाएगा ना, तब तक उनका फिर जिक्र भी आता रहेगा जिनके लिए ट्रिब्यूट पेश किया अली जफर ने। बिल्कुल नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए हमें, कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बाय।